नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। मेरा नाम शरद कोहली है। मैं एक अर्थशास्त्री और मीडिया पैनलिस्ट हूं। एबीसी हिंदी के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा। उसका एक शेर का लोगो था जो कि मशीनी पुर्जों से बना हुआ था, और सरकार के ऊपर इल्जाम लगते थे कि ये शेर भागता नहीं है, ये शेर सिर्फ खड़ा रहता है, ये शेर दहाड़ता नहीं है, ये रोर नहीं करता, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो। जी हाँ, ये सच है कि मेक इन इंडिया को जब लॉन्च किया गया तो उसकी रफ्तार धीमी थी, और मैन्युफैक्चरिंग में लोग कम आना चाहते थे। मैन्युफैक्चरिंग से लोग कतराते थे, कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा है, रिटर्न भी स्लो है, लॉसेस भी हैं, लेबर रिफॉर्म्स की जरूरत थी, लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत थी, वगैरह वगैरह। और कुछ सालों बाद फिर इस शेर ने दहाड़ना शुरू किया। भले ही धीमे धीमे दहाड़ना शुरू किया, पर दहाड़ना जरूर शुरू किया। और इधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि चाइना को लेके लोगों के मन में, जो बड़े बड़े निवेशक थे, बड़ी बड़ी जिनकी फैक्ट्रीज थी, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, उनके मन में रोष होने लग गया। किस कारण से रोष होने लग गया कि चीनी सरकार ने सीसीपी, जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, आप जो भी उसको कहते हैं, उसका दखल बिजनेसेस में बढ़ने लग गया। और खबरें आने लगी कि जो भी बड़ा बिजनेसमैन चाइना में है, वो उसके उसको खतरा है। कभी वो किडनैप हो जाता था, कभी वो गायब हो जाता था, कभी उसका पता ही नहीं लगता था कहाँ चला गया। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उन बड़ी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी, यहां तक भी सुनने में आया कि अपने नॉमिनेशंस की डिमांड रखी कि आप अपने बोर्ड में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को रखिए, हम जानना चाहते हैं आपकी कंपनी क्या कर रही है, हमें अपने देश की सुरक्षा के कारणों से या अलग अलग कारणों से हमें ये। तो ये तो सीधा सीधा बिजनेस में दखलंदाजी होने लग गई। तो बहुत सारी कंपनीज ने इस बात पे एतराज किया। और क्योंकि इतना बड़ा सेटअप इन कंपनी से बना रखा था, कुछ कुछ फैक्ट्रीज तो इतनी लार्ज स्केल में थी कि उनको कुछ ही दिन में उखाड़ पाना पॉसिबल नहीं था। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज के बोर्ड रूम्स थे, उनमें एक डिस्कशन सामने आने लग गया कि भैया यहां से कोई और जगह अब ढूंढो, यहां से अब बोरी बिस्तर उठाने का टाइम आ गया है। तो इसी से चाइना प्लस वन पॉलिसी निकल कर आई, यानी कि चाइना के साथ साथ भले ही हम यहाँ बेस रखें, यहाँ से पूरी तरह से तो नहीं उखाड़ पाएंगे, चाइना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है, पर इसके अलावा हमें एक कहीं और भी ऐसा बेस चाहिए जहां पर हमें जो चाइना में फायदे होते हैं, चाइना में होने के हम सब जानते हैं, चाइना में होने के फायदे आपको, लेबर बहुत सस्ती थी, और सरकार की तरफ से शुरू में तो बड़े इंसेंटिव्स दिए जाते थे, और लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत थी। इन सबको देखते हुए टैरिफ्स भी बहुत इजी थे। इन सबको देखते हुए इन फैक्ट्रीज ने वहां पर अपने आप को बेस बनाने का फैसला सालों पहले किया था। चाइना का विकास की स्टोरी 3 दशक पुरानी है। पर जब ये दखलंदाजी शुरू होने लग गई, तो इन कंपनीज ने, जैसा मैंने बताया, अपना विकल्प ढूंढना शुरू किया। तो बहुत सारे विकल्प निकल कर आए। जो जो कपड़े से रिलेटेड थी वो बांग्लादेश चली गई, कुछ वियतनाम, इंडोनेशिया। भारत को भी एक एक्टिव विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। इस बीच भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और भारत धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग बेस बन के आने लगा। तो कुछ मैं कहूंगा कि भारत सरकार के इनिशिएटिव्स थे, भारत सरकार ने जो यहाँ पर अलग अलग नीतियां लाई, वो कारण था। और दूसरा कारण था कि चाइना से उन कंपनीज को हटना था, और किसी भी कीमत पे हटना था। एक विकल्प तैयार करना था जहां पर हमें उन्हीं दरों पर सामान मिले। अब भारत के लिए ये तो मुश्किल था कि जो चाइना की लेबर कॉस्ट है उसको मैच करना इमीडिएटली। अच्छा, चाइना में स्किल्ड लेबर की भी कमी नहीं थी, तो चाइना की स्किल्ड लेबर भारत में मैच करना, ये भी एक समस्या थी। लैंड जितनी आसानी से, चाइना में तो पार्क्स बने हुए हैं, हर आइटम के लिए अलग अलग पार्क है। जो लोग ग्वांगझो वगैरह जाते हैं वो जानते होंगे कि अलग अलग आइटम्स के लिए, एक एक छोटी छोटी चीज के लिए अलग अलग पार्क्स हैं, जहाँ की क्लस्टर्स हैं, और वहां पर उससे मिलती जुलती कंपनीज उसी क्लस्टर में रहना पसंद करती हैं, वहीं पर बनाती हैं। भारत में अभी ये इतना एक्सप्लिसिटली सामने नहीं आया था। और भारत सरकार की तरफ से लैंड अलॉटमेंट में भी दिक्कतें थी, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलती थी तो बहुत महंगी मिलती थी। तो ये सब दिक्कतें शुरू में थी, पर मुझे लगता है जैसे जैसे समय बीतता गया, अगर मैं पिछले 5 से 10 साल की बात करूं, तो जैसे जैसे समय बीता, वो जो शेर था मेक इन इंडिया का, उसने धीरे धीरे हिलना शुरू किया, और उसने शोर करना भी शुरू किया, दहाड़ने लगा। और आज इतने सालों बाद मैं समझता हूं वो शेयर काफी हद तक एक्टिव हो चुका है, वो मेक इन इंडिया का जो शेयर था, और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का धीरे धीरे हिस्सा बनता जा रहा है। और इस कदर बन गया है कि मैं किसी, आप दो चीजों का मैं एग्जांपल यहां लेना चाहूंगा।
पहली चीज जो मुझे नजर आती है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे हर वक्त हमारे हाथ में, हमारी जेब में रहता है, मोबाइल फोन। तो अगर आप मोबाइल फोन की बात करेंगे तो मोबाइल फोन भारत में आईफोन ने आके जब यहाँ पर प्लांट लगाया अपने एसोसिएट्स के थ्रू, अपने मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू, आज उसका एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ पार हो चुका है। कुल मिला के अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो $20 बिलियन, यानी कि करीब करीब 1,70,000 करोड़ से सारे मोबाइल फोन मिला के भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है। और एक और एग्जाम्पल जो मेरे नजर में आता है वो है डिफेंस, कि हम नट बोल्ट तक बाहर से मंगाते थे, मिसाइल एयरक्राफ्ट तो दूर की बात है, टैंकों में गनों में जो नट बोल्ट लगते हैं वो तक बाहर से आते थे। आज हम तेजस जैसा फाइटर जेट बना रहे हैं, हम युद्ध पोत बना रहे हैं, हम मिसाइल्स बना रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल हमारी दुनिया में एक्सपोर्ट की जा रही है। आज हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ डिफेंस का 25,000 करोड़ पहुंच चुका है। ये उस देश की हालत है जहां पर नट बोल्ट भी नहीं बनाए जाते थे। तो कुल मिला के देखें तो मेक इन इंडिया को मैं अगर दूसरे तरीके से देखूं तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इंग्लिश में एक कहावत होती है। तो मुझे लगता है उस जरूरत ने मेक इन इंडिया के शेयर को चलाना शुरू कर दिया, और साथ में भारत सरकार ने पीएलआई जैसी स्कीम्स लाई, जिसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स कहते हैं, वो लेकर आई। भारत सरकार भी चाहती थी, क्योंकि जितनी नौकरियां, जितनी एम्प्लॉयमेंट यहां पर मेक इन इंडिया पैदा कर सकता है, जितनी एम्प्लॉयमेंट इन सप्लाई चेन्स के भारत में आने से पैदा हो सकती है, उतनी एम्प्लॉयमेंट शायद बाकी किसी भी सेक्टर में नहीं हो सकती। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम 145 करोड़ हैं गिनती में, हालांकि बहुत दिन से हमारी गिनती नहीं हुई है, सेंसस नहीं हुआ है, पर फिर भी अगर हम औसतन ले 140 पे, कोई 140 कह देता है, कोई 45 कह देता है, कोई 35 भी कह देता है, पर मुझे लगता है कि हम 145 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्दी हमारी गिनती करेगी, हम सबकी खोपड़ियां गिनी जाएंगी कि हम असल में है कितने। पर इतनी बड़ी आबादी में अगर बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होगा तो मैं समझता हूं देश के लिए एक आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। और मेक इन इंडिया या भारत का सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनना, ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। तो फैक्ट्रियां लग रही हैं उस रफ्तार से, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि लग रही, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो कि अर्थव्यवस्था का एक इंजन होता है वो पूरा फायर अभी नहीं कर रहा है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ कोई शेयर मार्केट या बैंक की एफडी में इन्वेस्टमेंट से बात नहीं हो रही है, या म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की नहीं बात हो रही है। यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि जो उद्योगपति अपने उद्योग लगाते हैं, या जो उद्योगपति जिनके उद्योग लगे हुए हैं, वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करते हैं, इसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और ये बहुत बड़ा इंजन साबित होता है अर्थव्यवस्था का। तो मुझे लगता है कि इस इंजन को अब फायर करना पूरी तरह से चाहिए, और आने वाले बजट में मैं कुछ अनाउंसमेंट्स की उम्मीद कर रहा हूं, जो कि इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, बार बार मैं मेक इन इंडिया का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस सप्लाई चेन की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, हम चाइना को कंपटीशन देने की बात कर रहे हैं, चाइना का ऑल्टरनेट बनने की बात कर रहे हैं, चाइना प्लस वन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा मेक इन इंडिया को सक्सीड करना, मेक इन इंडिया को कामयाब होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे एक स्टार्टअप मेंटर भी हूँ, करीब 200 के आसपास स्टार्टअप्स को मैं मेंटर करता हूँ, और मेरे निजी तौर पे दिल के करीब वो स्टार्टअप्स हैं जो अब टेक वाले, एग्रीगेटर ऐप वाले, वो तो काफी पहले से चल रहे हैं, उनका तो चलता रहता है, कोई पास कोई फेल। एक गिनती तो ये कहती है कि 80-90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, उसमें ज्यादातर वो होते हैं जो जो ये टेक के क्षेत्र से होते हैं, ऐप बेस्ड होते हैं, एग्रीगेटर होते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट बिजनेस में होते हैं, मतलब बिजनेस को ऑनलाइन चलाने के, वर्चुअल चलाने के मूड में होते हैं, उनमें फेलियर रेट ज्यादा जाता है। मैं जिन स्टार्टअप्स को आजकल ज्यादा फेवर करता हूं, मैं जिसको हम बिजनेस की भाषा में ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल कहते हैं। ब्रिक एंड मॉर्टर का मतलब है कि आप एक अपना छोटा सा यूनिट, चाहे एक कमरे में लगाएं, कोई भी ऐसी चीज उठा लें जो आप बनाएं, जिसकी जरूरत मार्केट में है, जिसकी शॉर्टेज है, जिसकी कीमत अच्छी मिलती है, जिसमें मार्जिन ज्यादा है, इनमें से कोई भी चीज आप उठा लें, जितने मैंने ये चीजें बोली, और उठा के आप यूनिट लगाएं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि एक छोटे से कमरे में लगाई हुई फैक्ट्री आज कई एकड़ में फैल चुकी है। ऐसे आपको अनेकों एग्जाम्पल सुनने को मिलेंगे, और उसकी टर्नओवर सैकड़ों करोड़ नहीं, हजारों करोड़ की है। अगर आप उनके मैन्युफैक्चरर ओनर्स, फाउंडर से जाके पूछेंगे, वो कहेंगे ये हमने एक जमाने में, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, या शायद हमने ही, फर्स्ट जनरेशन के हैं तो हमने इसको आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले एक छोटे से कमरे में एक मशीन लगाई थी, आज वो इतनी बड़ी फैक्ट्री हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अगर वैल्यू एडिशन, सच में ठोस वैल्यू एडिशन अगर करना है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और
ग्लोबल सप्लाई चेन की अगर आप बात करें तो चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। मतलब दुनिया में आप दुनिया भर में कहीं जाएं, कोई आप सामान उठाएंगे तो ज्यादा चांस आपको लगेगा जहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि चाइना में बन के आया है। तो आखिर चाइना में ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ क्या जरूरत है? हमें अपने स्किल फोर्स को अपडेट करने की जरूरत है। बहुत सारी कंपनियां कहती हैं हमें स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलता, नौकरियां हैं पर नौकरी करने वाले नहीं मिलते। हमें लैंड रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, हमें लेबर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, अगर सप्लाई चेन को दुरुस्त करना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमें और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमारी इंडेक्स काफी 60-65 तक आ गई है, कहाँ 140-50 हुआ करती थी एक जमाने में, पर अभी और बहुत गुंजाइश है। जैसे जैसे ईज ऑफ बिजनेस और ज्यादा इजी हो जाएगा या हमारी इंडेक्स ऊपर चढ़ जाएगी, तो यहाँ पर भारतीयों को और विदेशियों को दोनों को बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि सप्लाई चेन का सीधा सीधा रिश्ता ईज ऑफ बिजनेस से है, सीधा सीधा रिश्ता स्किल डेवलपमेंट से है, सीधा सीधा रिश्ता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से है। कॉस्ट नीचे आनी चाहिए। एक और चीज, लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे आनी चाहिए। सामान को इधर से उधर ले जाने की जो कॉस्ट है वो हमारे यहाँ अभी भी बाकी देशों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। उसको भी कम करने की जरूरत है। लेबर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जैसा मैंने कहा। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड की अवेलेबिलिटी आसान हो जानी चाहिए जब कोई फैक्ट्री लगाता है। टैक्स रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। अभी टैक्स में भी इंस्पेक्टर राज कम हुआ है पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो ये सब जब हम अचीव कर लेंगे, मुझे लगता है हम चाइना को बहुत ही टफ कंपटीशन दे पाएंगे। चाइना के मन में हार्ट बर्न हो, उनके अंदर वो एक अलग बात है। हार्ट बर्न करके बॉर्डर पे कुछ कभी कभी शरारत हो जाती है या टेंशन बढ़ती है, वो एक अलग मुद्दा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइना को कंपटीशन ना दें, हम चाइना का ऑल्टरनेट बन के ना उभरे। तो भारत का भविष्य मुझे ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत उज्जवल लगता है। फूड बास्केट भारत पहले ही बन चुका है दुनिया का। हमारे यहाँ सरप्लस फूड प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन्स की बात करें। पर सप्लाई चेन जिसको चाइना आज कंट्रोल करता है, मुझे लगता है भारत की वो गिरफ्त में आ सकती है अगले कुछ सालों में। इन सब मुद्दों पे अगर भारत सरकार और लोग भी आगे आके ध्यान दे तो। आप जुड़े रहिए एबीसी हिंदी न्यूज से। इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए। आपके ये सब करने से हमें कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ही बहुत काम की जानकारी लाने का और भी ज्यादा मन करता है। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।